मैं सुजीत कुमार जायसवाल स्टडी विद सुजीत सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रॉकेट टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर मैं दे चुका हूं। आज रॉकेट टेक्नोलॉजी पार्ट 3 लेक्चर मैं देने जा रहा हूं। इस क्रम में मैंने आपको पहले लिक्विड ठोस प्रणोदक बता चुका हूं। आज मैं लिक्विड प्रोपेलेंट में भी काफी चीजें बता चुका हूं। आज लिक्विड प्रोपेलेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछने की संभावना होती है वो है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन एक तकनीक है। ये तकनीक क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास करना इसरो के लिए बहुत जरूरी था। अगर इस क्रम में देखें तो भारत के पास जब क्रायोजेनिक इंजन तकनीक नहीं थी तो भारत क्रायोजेनिक इंजन को रसिया से आयात करता था और इसका उपयोग अपने जीएसएलवी रॉकेट में किया करता था। लेकिन ये जो क्रायोजेनिक इंजन रसिया से मंगाए जाते थे वो बहुत अच्छे काम नहीं करते थे। इस संदर्भ में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट को शुरू किया और इस संदर्भ में भारत ने आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट में क्रायोजेनिक इंजन तकनीक से संबंधित रसिया से करार किया, परंतु 1991 में रसिया के विघटन के साथ ही भारत द्वारा रसिया से क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित करार भी असफल हो गया। इस वजह से भारत ने 1994 में अपर स्टेज क्रायोजेनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थे वो नंबी नारायण सर को बनाया गया था। कभी मैं चर्चा करूंगा नंबी नारायण सर पर जो है जासूसी यानी इसरो का जासूसी कांड के नाम से वो जाना जाता है। अगर 1994 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और सही तरीके से चलता, नंबी नारायण सर पर कोई आक्षेप न लगा होता तो शायद 2002 तक 3 तक भारत को अपना क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त हो जाता। लेकिन 2010 में जाके भारत ने पहला असफल परीक्षण किया। अब हम बात करते हैं कि अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भारत ने शुरू किया, इस प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रैल 2010 तथा दिसंबर 2010 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का प्रमोशन किया अर्थात लॉन्च किया जीएसएलवी के साथ, परंतु वो पूर्णतः असफल रहा। लेकिन आपको पता है कि जब हम प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता क्या मिलेगी। इसी क्रम में दोस्तों इसरो ने बढ़िया काम किया, लगे रहे सतत और जाकर के सन 2014 जनवरी 2014 में पूर्णतः स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त GSLV-D5 नामक रॉकेट में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया और इसका लॉन्च पूर्ण रूप से सफल रहा। इस प्रकार क्रायोजेनिक इंजन की उपयोगिता इसलिए अधिक है क्योंकि इसके उपयोग करने के बाद भारत आज आप देखिए, मैंने तो वैसे जैसा कि मैंने कहा है कि PSLV GSLV के बारे में डिटेल में चर्चा मैं करूंगा, उनकी क्षमताओं के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन GSLV में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के लगने से तो सबसे बड़ा भारत को आर्थिक फायदा ये हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन स्वतः निर्माण करने लगा और अपने भारी सैटेलाइट को, अगर आप देखें तो आज लगभग 4 टन के सैटेलाइट को भारत लगभग GTO में स्थापित करने में सक्षम हो गया है। तो इस प्रकार क्रायोजेनिक इंजन का विकास का क्रम मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं कि क्रायोजेनिक इंजन एक्चुअल में है क्या।
इसकी तकनीक क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तैयारी करते समय, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और खासकर यूपीएससी की तैयारी करते समय यह ध्यान रखना है क्या नहीं पढ़ना है। हमको बहुत डिटेल में तकनीक में नहीं जाना है, हमको ध्यान रखना है उसके लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, उसका आर्थिक पहलू क्या है। तो इसी क्रम में थोड़ा सा तकनीक हम समझते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन तकनीक है क्या। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक, इस तकनीक में जो प्रणोदक इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम प्रोपैलेंट कहते हैं, प्रोपैलेंट। ये प्रोपैलेंट के दो भाग होते हैं, एक तो फ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया, फ्यूल, और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडाइजर। फ्यूल के रूप में इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो लिक्विड हाइड्रोजन है, जो कि -253 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ -253 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोजन होता है वो तरल में बदल जाता है। अब आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। अगर ब्रह्मांड में सभी तत्वों की चर्चा करें तो लगभग 93% जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, जो बहुत ही ज्वलनशील तत्व होता है। और इसके साथ में जो ऑक्सीडाइजर के रूप में उपयोग किया गया वो लिक्विड ऑक्सीजन है, जो -193 डिग्री सेल्सियस पर तरल में बदल जाता है। इस तकनीक में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हाइड्रोजन को निम्न ताप और उच्च दाब से संबंधित ये तकनीक है। यानी हाइड्रोजन को अति निम्न ताप हो, जिस भी टैंक में रखा जाए उसका वो बहुत ही कम ताप सह सके, बहुत उच्च ताप सह सके, यही एक सबसे बड़ी तकनीक है। इस तकनीक का विकास भारत ने आज खैर कर लिया है। और लिक्विड ऑक्सीजन इसमें जो है वो प्रोपेलेंट का काम करेगा। तो इस प्रकार ये जो आपका क्रायोजेनिक इंजन युक्त जो भी आपका जीएसएलवी या जिस भी सैटेलाइट में, जिस भी रॉकेट में उसको इसका उपयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्रायोजेनिक इंजन का। अगर हम इसका फायदा देखें तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि एक तो आपका रॉकेट हल्का हो जाएगा। तो पहला इसका फायदा ये है कि रॉकेट जो है वो हल्का हो जाएगा, जबकि ठोस ईंधन युक्त या विकास इंजन वाले जो रॉकेट होते हैं वो कुछ भारी भी होते हैं और कम प्रणोद पैदा करते हैं। लेकिन जो क्रायोजेनिक इंजन युक्त रॉकेट है जैसे जीएसएलवी, एक वो हल्का होगा और उसमें चरण की यानी उसमें चैम्बर की संख्या भी कम होगी और ज्यादा प्रणोद अर्थात ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा। तो ज्यादा ऊंचाई तक अपने यानी भारी सैटेलाइट को निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने में सक्षम होगा। और जब सक्षम होगा तो इस वजह से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की उपयोगिता आज स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन की अन्य उपयोगिताएं क्या है। एक तो ये भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये हमें काफी सस्ता पड़ता है। इसी कारण से विश्व पटल पर क्रायोजेनिक इंजन के नई तकनीक, नई उन्नत किस्म के विकास करने की होड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, ये तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में मैंने बात किया। बाकी मैंने आपसे बता रखा है कि जब मैं रॉकेट पे आऊंगा, सभी रॉकेट एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और आरएलवी, ठीक है, की चर्चा मैं करूंगा। अब इसी क्रम में हम इंजन के ही क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जो इंजन मैं आपसे यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, जो वर्तमान में इसरो जिस इंजन का विकास कर रहा है और शायद 2021 तक उस इंजन का निश्चित रूप से इसरो सफल प्रक्षेपण करेगा। दोस्तों, इसरो आज बहुत तेजी से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में मुझको लगता है नासा से कम नहीं होगा। तो अगला जो क्रायोजेनिक इंजन है, अगला जो इंजन की बात करेंगे या अगला जो प्रोपेलेंट की बात कर सकते हैं हम, या कह सकते हैं इंजन का विकास हुआ, वो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन।
दोस्तों सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब हुआ आधा अति निम्न तापमान और आधा समान। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक अत्यंत उपयोगी तकनीक है, क्योंकि ये तकनीक को अगर आप देखें तो क्रायोजेनिक इंजन से यह तकनीक सस्ती पड़ेगी, और जब तकनीक सस्ती पड़ेगी तो नेचुरली है कि भारत जो भी लॉन्च करेगा वो हमको सस्ता पड़ेगा। तो ये तकनीक को अगर आप देखें तो सन 2008 में मंत्रिमंडल ने इस तकनीक की मंजूरी दे दी है, और इसमें लगभग 1798 यानी 1798 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। इस तकनीक में सबसे खास बात है कि फ्यूल के रूप में अर्थात ईंधन के रूप में इसमें उपयोग करेंगे रिफाइंड कैरोसिन ऑयल, और इसमें जो यूज करेंगे ऑक्सीडाइजर के रूप में जो इसमें उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं क्योंकि ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, तो क्रायोजेनिक इंजन का आशय ऑक्सीडाइजर से है, ठीक है। तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडाइजर के रूप में हम जो इस्तेमाल करेंगे वो लिक्विड यानी तरल ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने बताया -193 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जो है वो तरल में बदल जाता है, ठीक है। देखिए क्रायो शब्द एक आप ये समझिए कि क्रायो शब्द को बड़ा ध्यान रखें। आज की डेट में तो आप देखें लाइफ साइंस में क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो जीन बैंक की स्थापना की जाती है, और साथ में आजकल देखेंगे कई रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कई होटलों में आइसक्रीम जमाने के लिए भी क्रायो जो है आपका वहां पर तब लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। अति निम्न तापमान पर नाइट्रोजन को ले जाएंगे तो वो भी तरल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब ये मूल प्रश्न ये उठता है कि जब क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास था तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन की क्या जरूरत थी? उसका कारण ये सबसे पहला आर्थिक पहलू देखें तो ये हमको सस्ता पड़ता है क्रायोजेनिक। दूसरी बात, क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन आपको पता है बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। अति निम्न तापमान पर उसको संग्रहित करना, टैंक में रखना बड़ा कठिन है, महंगी तकनीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि हम रिफाइंड कैरोसिन ऑयल का उपयोग करेंगे जिसको टैंक में काफी समय तक आप रख सकते हैं। और दूसरी बात, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जब हम उपयोग रॉकेट में करते हैं तो ये देखा जाता है कि जो रॉकेट होता है वो रॉकेट अगर आप देखें तो आज भारत GSLV Mark 3 का विकास कर चुका है, जो कि 4 टन के पेलोड को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त जो रॉकेट होगा वो लगभग 6 टन के पेलोड को उसकी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो भारत का प्लान है कि सन 2021 तक सेमी क्रायोजेनिक इंजन युक्त रॉकेट का सफल प्रमोशन करे, और निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि प्रयास होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो अब इसी क्रम में ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में मैंने बात किया, जिसका सफल परीक्षण होना है। अब बात करते हैं, इसी क्रम में मैंने आपको ठोस प्रणोदक, तरल प्रणोदक बताया। अब लास्ट में बचता है हाइब्रिड प्रणोदक, जिसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये क्या है इसको समझ लीजिए। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में ना ASLV, GSLV, ASLV और SLV वगैरह तो ठोस का इस्तेमाल किया जाता था। PSLV, GSLV में भी इस सब का बहुत उपयोग नहीं होता है। तो ये तो इसमें ये बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि हाइब्रिड प्रोपेलेंट क्या है, यानी संकर प्रणोदक क्या है। तो देखिए संकर प्रणोदक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। संकर प्रणोदक का मतलब और कुछ नहीं, संकर प्रणोदक में 2 रूप इसके बना सकते हैं। तो फ्यूल जो होगा वो फ्यूल यानी ईंधन ठोस में हो सकता है, और ऑक्सीडाइजर जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीडाइजर जो होगा वो तरल में होगा। और दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो फ्यूल जो होगा वो तरल में होगा,
और ऑक्सीडाइजर जो होगा वो आपका ठोस में होगा। तो बहुत ज्यादा इसकी उपयोगिता नहीं है, ना इसमें क्वेश्चन कभी मैंने देखा, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों आज मैं यहीं तक रखता हूं, और कल की क्लास में मैं आगे की चर्चा करूंगा, क्योंकि यहां पर कुछ जेट इंजन रह जाते हैं जिससे भी प्रश्न पूछता है। जेट इंजन में जैसे टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट इंजन क्या है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं, और प्लीज इस चैनल को जो है स्टडी विद सुजीत सर को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।